एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 लेके आई हूँ, जिसमें हम अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर के बारे में पढ़ेंगे। अशोक था जो मौर्य जो डायनेस्टी थी चल रही थी, जो मगध साम्राज्य में, उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो राजा था वो माना गया है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट हम अशोका के बारे में तो नहीं जा सकते, हमें थोड़ा मौर्य जो डायनेस्टी है उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। और मगध जो महाजनपद था तो उसके बारे में हमने कुछ तो देख लिया था कि भाई मेन क्या हुआ था, लेकिन हमने जो पीछे जो क्लास ली थी उसमें हमें किसी भी राजा के बारे में, किसी भी वंश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था। ओवरऑल मगध के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम देखते हैं कि भाई उस टाइम पे क्या था। जो 16 महाजनपद बने थे, जिसमें मगधा, एक सेकंड, जो मगध था और वाजी, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट थे। मगध था जो सबसे स्ट्रोंग उभर के आया था, मगध जो साम्राज्य था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। वाजी था जो उसकी गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट था, कि वहाँ पे मतलब कैसे उसको जो संभाला जा रहा था, उसमें जो गवर्नमेंट सिस्टम जो उस टाइम का चल रहा था वो अलग तरीके का था और काफ़ी अच्छा भी रहा था वो, ठीक है, इसलिए वाजी फेमस था। बाकी मगध उसके रूलर्स की वजह से फेमस था, ठीक है। तो हम देखते हैं अब मगध के बारे में, क्या क्या वहाँ पे कौन से वंश आए हैं। तो मगध के बारे में अगर हम देखते हैं तो बृहद्रथ था जो पहला वंश अगर पूछा जाए तो बृहद्रथ था, लेकिन वो बहुत पुराने समय का है कि उनका जो बेटा था जरासंध, बृहद्रथ का बेटा था जरासंध, तो उसको मारा था भीम ने, ठीक है। तो वो महाभारत के काल का है ये जो वंश था। लेकिन उसके बाद वंश आते गए जो हमारी प्राचीन हिस्ट्री का जो पार्ट है वो है पहला, अगर बोला जाए प्राचीन हिस्ट्री की अगर बात किया जाएगा तो हर्यक वंश आएगा, ठीक है। हर्यक वंश का समय देख लेना, 544 बीसी से 413 बीसी तक का इसका समय था, ठीक है, क्योंकि बिफोर क्रिस्ट है तो हमारा जो समय है वो कैसा रहेगा, उल्टा चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। इसके बाद जब हम देखते हैं कि भाई हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास का पहला राजा भी बिंबिसार था और हर्यक वंश का संस्थापक भी बिंबिसार था। इसका बेटा था अजातशत्रु, जिसने बिंबिसार को मारकर गद्दी पर बैठा था। किसके कहने पर, देवव्रत के कहने पर, ठीक है। देवव्रत नाम का इंसान था जिसके उकसाने पर इसने अपने पिता को मारा था। अजातशत्रु की अगर हम बात करें तो इसने सबसे पहली बौद्ध परिषद, ठीक है, टोटल 4 संगतियां बिठाई गई थी बौद्ध धर्म की, ठीक है, बौद्ध परिषद बोलते हैं जो, वो टोटल 4 थी। तो अजातशत्रु ने सबसे पहली थी जो, वो अजातशत्रु के समय में हुई थी। ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल चीज़ें हैं, थोड़ी सी फिर भी वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत कुछ कवर होने वाला है इस वीडियो में। तो अजातशत्रु के टाइम पे पहली हो गई। उसके बाद उसका बेटा था उदयन, जिसने जो अजातशत्रु के बाद राजा बना था, ठीक है। बिंबिसार के टाइम पे ही एक जैविक, ठीक है, जैविक नामक वैद्य भी था जो बिंबिसार के समय में था। उदयन की अगर हम बात करते हैं तो उदयन ने सबसे पहले जो राजगृह थी, मगध की जो कैपिटल हमने पढ़ी थी वो क्या थी, वो राजगृह थी। तो राजगृह को कैपिटल सिटी कहाँ पे चेंज की थी, पाटलिपुत्र में सबसे पहले उदयन ने पूछते हैं, ठीक है। इसकी पूछ लेते हैं कि सबसे पहले जो राजधानी चेंज हुई थी वो किसके समय में हुई थी, तो उदयन के समय में वो हुई थी। उसके बाद जो आता है वो है शिशुनाग वंश, ठीक है। शिशुनाग मतलब उदयन को हराकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। उसका बेटा था कालाशोक, ठीक है, शिशुनाग का बेटा कालाशोक। तो उसके बाद जो उत्तराधिकारी उसका बना था वो कालाशोक बना था, जिसने दूसरी बौद्ध परिषद का संगठन किया था कालाशोक ने। कालाशोक की अगर हम और देखते हैं तो कालाशोक ने क्या किया था, वापस पाटलिपुत्र जो राजधानी थी, उदयन ने पहले कहाँ चेंज की थी, पाटलिपुत्र में। वापस कालाशोक के आने के बाद जो राजधानी थी वो वापस पाटलिपुत्र बना दी गई। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है नंद वंश,
ठीक है। कालाशोक का नाई बताते हैं उग्रसेन नाम का नाई था जिसने कालाशोक की हत्या कर दी थी। बाद में वही फिर महापद्मानंदा के नाम से क्या हुआ था, राज इस पे गद्दी पे बैठा था जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। उस वो लेकिन काफ़ी अच्छा था एज ए राजा, वो काफ़ी अच्छा रहा। उसने नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपने इलाके को बढ़ाया था, जो मगध का इलाका था उसको बढ़ाया था। लेकिन उसका बेटा था वो काफ़ी बुरा निकला आखिर में। ठीक है, जो घनानंद था उसका बेटा वो काफ़ी बुरा राजा साबित हुआ था। घनानंद के समय में ही चाणक्य आया था। चाणक्य का अपमान किया था घनानंद ने, जिसकी वजह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का ये बोलते हैं ये कुलहीन है, मतलब इसका के किसी को पता नहीं ये कहाँ से क्या आया, क्या इसका वंश, किसी को कुछ नहीं पता। चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य कहीं मिला था जिसकी वजह से उसको अपना अपमान का बदला लेना था। और चाणक्य था भी शार्प तो थे ही वो, और वो इतना शार्प था कि उसने देखते ही चंद्रगुप्त मौर्य को पहचान लिया था कि भाई यही मेरे आगे काम आएगा और बहुत अच्छा आगे मतलब साबित होगा राजा। ठीक है, तो घनानंद ने फिर क्या किया है, चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारा था चाणक्य के कहने पर। और तभी फिर क्या हुई है, मौर्य वंश की स्थापना की गई है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, तो मौर्य वंश की अगर हम बात करते हैं, मौर्य वंश का टाइम है 322 बीसी से 185 बीसी तक का जो समय है वो पूरे मौर्य वंश का है। ठीक है, अकेले चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं हुआ, वो पूरे मौर्य वंश का है। तो ये सपोर्ट किया ही गया था चाणक्य के द्वारा, वो मैंने बता दिया। चाणक्य को मिला था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य को और क्या नाम दिया गया है, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य भी बोला जाता है और एक विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त भी पूछ लेते कई बार, एक और नाम था विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसने बुक लिखी थी, चाणक्य ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र लेकिन इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं थी, पॉलिटिकल से संबंधित पूछ लेते हैं तो पॉलिटिकल से संबंधित थी इसकी बुक। ठीक है, राजनीति से संबंधित थी इसकी बुक में। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा था। तक्षशिला है विश्वविद्यालय है जो सबसे प्राचीन भी और पहला भी विश्वविद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं ये, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसके बाद जो मौर्य वंश का पता हमें चाणक्य के कहाँ से मतलब हमें मौर्य वंश का पता चलता है, तो मौर्य वंश का कई जगह से पता चलता है। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र से तो पता चलता ही है क्योंकि चाणक्य तो भाई मौर्य वंश का मेन है। उसके बाद है मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त की है। सोमदेव की कथा सरित सागर बुक है, ये बुकों के नाम पूछ लेते हैं। पतंजलि की महाभाष्य है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इन सब बुक से हमें जो है वो मौर्य वंश का पता चलता। बुकों के नाम और इनके जो राइटर हैं प्लीज वो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की इंडिका से भी मौर्य वंश का पता चलता है। मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज था अम्बेसडर। ठीक है, एक राजदूत था जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, तो जो इसका अगर हम बात करें सेल्यूकस निकेटर की, तो ये सिकंदर का जो सिकंदर महान था, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सिकंदर क्या हुआ था, घनानंद के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की थी। ब्यास नदी के किनारे पर सिकंदर आया था, लेकिन उसकी सेना आगे बढ़ने से क्या कर रही थी, मना कर रही थी। लेकिन राजा तो राजा होता है, सेना कितने भी मना कर ले अगर उसको करना है तो सिकंदर ने जो लड़ाई की थी वो कहाँ पे की थी, पंजाब के राजा, ये भी पूछ लेते हैं, पंजाब के राजा पोरस के साथ, पंजाब के राजा पोरस के साथ लड़ाई की थी। और उस लड़ाई को क्या बोलते हैं, उस लड़ाई को 3 नाम दिए गए हैं मेन। तो मैं लिख देती हूँ वो भी। एक तो है कि हाइडेस्पीस का, ठीक है, हाइडेस्पीस का युद्ध भी बोलते हैं, इसको झेलम का भी बोलते हैं, इसको विस्तत्ता का भी। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में दे रखे हो तो फिर हाइडेस्पीस का चूज करना। ठीक है, इनमें से ये मेन रहेगा, नहीं तो इनको तीनों ऐसे बोल देते हैं, इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं आपसे कि भाई उस युद्ध को क्या बोला जाता है, जो सिकंदर का और जो राजा पोर्स का हुआ था पंजाब में, उसको क्या बोला जाता है। तो हाइडेस्पीस का युद्ध भी बोला है उसको, झेलम का भी और विस्तत्ता का भी बोला है। ठीक है,
इसके बाद था जो ये मैंने बताया कि भाई सेल्यूकस निकेटर, जो सेल्यूकस निकेटर फिर कौन था, वो था सिकंदर का सेनापति, क्योंकि सिकंदर की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, 33 वर्ष की आयु में ही उसकी मौत हो गई थी। और सिकंदर के घोड़े का नाम पूछ लेते कई बार, तो बुकाफिर, ठीक है, बुकाफिर घोड़े का नाम था, सिकंदर के घोड़े का नाम। तो सेल्यूकस निकेटर ने, जो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, उसने मैग्स्थनीज को भेजा था फिर एज ए एम्बेसडर, ठीक है। फिर मैग्स्थनीज ने जो मौर्य एम्पायर है उसको कैसे कैसे 7 भागों में उसको बांटा है उसने अपनी इंडिका बुक में। वो है दार्शनिक बताए हैं, अहीर बताए हैं, सैनिक बताए, निरीक्षक, किसान और एक सेकंड सभापद और कारीगर, ठीक है। तो ऐसे करके 7 भागों में बांटा है और बोला है कि भाई जो इनका मेन होता था, जो लीडर होता था, इन 7 को का जो लीडर होता था, 7 का मतलब कि जो किसानों में जो मेन होए, सभापद में जो मेन होए, कारीगर में जो मेन हो, उसको अमात्य बोलते थे वो लोग, अमात्य, ठीक है। ये किसने बताया, मैग्स्थनीज ने बताया है अपनी बुक में। फिर उन्होंने बोला है कि भाई जो ये तो था कि भाई मैग्स्थनीज की बुक का। फिर है कि सिकंदर जो सेल्यूकस निकेटर है वो आक्रमण करने आता है 305 बीसी में भारत पर, ठीक है। लेकिन आता तो वो आक्रमण करने हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से प्रसन्न होकर अपनी बेटी हेलेना की शादी कर देता है उससे, ठीक है, अपनी बेटी की शादी कर देता चंद्रगुप्त मौर्य से। इसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी उपहार में देते हैं सेल्यूकस निकेटर को। इसके बाद देखते हैं, हाँ फिर क्या हुआ और क्या क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य था जो जैन धर्म का फॉलोवर था। जैन धर्म की जो पहली संगति थी वो भी, इसकी जैन धर्म की 2 संगति बिठाई गई थी, करवाई गई थी, और बौद्ध धर्म की 4 संगति करवाई गई थी, ठीक है। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य था जैन धर्म का फॉलोवर था, इसलिए उसने पहली संगति थी जो इसकी जैन धर्म की, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। उसके बाद दिगंबर शाखा का, ठीक है, ये भी देख लेना, दिगंबर शाखा का था। दिगंबर मीन से कपड़े नहीं जो पहनते थे, उस शाखा को फॉलो कर रहा था, ठीक है। फिर सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन पुनर्निर्माण अगर पूछ ले तो स्कंदगुप्त और रुद्रदामन ने करवाया था। दोनों क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो क्या हुआ था, भद्रबाहु जो मुनि भद्रबाहु था, जो अकाल पड़ने के कारण, उत्तर भारत में अकाल पड़ने के कारण बाकियों को भी क्या लेके जा रहे थे, नीचे साउथ की तरफ लेके जा रहे थे, जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य भी उनके साथ गया था। और वहाँ संथारा और संलेखा विधि बोलते हैं उसको, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि भाई खाना पीना छोड़कर अपने प्राण खुद से त्यागने होते हैं, ठीक है। इस विधि को संथारा और संलेखा विधि बोलते हैं। इस विधि से फिर क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 बीसी में श्रवण बेलगोला में, कर्नाटक में पड़ता है जो श्रवण बेलगोला, वहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो अब चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, तो फिर उसके बाद क्या होएगा, उसका बेटा राजगद्दी पर बैठेगा। उसके बाद आता उसका बेटा बिंदुसारा, ठीक है। देखो इस बिंबिसार में और बिंदुसार में ना थोड़ा ही डिफरेंस है और ये बहुत कंफ्यूजन करता है। तो बिंबिसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, बिंदुसार था चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था जो मौर्य वंश से संबंधित है। तो बिंदुसार इसका बेटा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का। इसके 101 बच्चे बताए जाते हैं, 16 रानियां बताई जाती हैं, जिसका जो सबसे बड़ा बेटा था वो सुसीम था, वो तक्षशिला को संभालता था, ठीक है। जो दूसरे नंबर का बेटा था वो अशोका था, क्योंकि हमें मेन पढ़ना है अशोका। अब यहाँ तक आने में ये देख लो इतना कुछ समझना पड़ता है, क्योंकि हिस्ट्री है, जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमें याद नहीं होगी। तो जो सेकंड बेटा था उसका वो अशोका था जो उज्जैन को संभालता था। तो एक बार क्या हुआ कि तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है। तक्षशिला में जो विद्रोह होता है वो सुसीम से संभाला नहीं जाता है, जिसकी वजह से अशोक ने तक्षशिला को फिर संभाला था। फिर इसका है कि बिंदुसार का जो है, इसका सीरिया के राजा एंटीओक्स, सीरिया के राजा उस टाइम पे एंटीओक्स होते थे, जिससे कि बिंदुसार के अच्छे रिलेशन से। वहाँ से पूछ लेते हैं कि जो बिंदुसार था उसने क्या क्या मंगवाया था वहाँ से। तो 3 चीज़ें उसने मंगवाई थी बिंदुसार ने सीरिया से, सूखे अंजीर, मदिरा और दार्शनिक, ठीक है। तो सूखे अंजीर और मदिरा तो उसने भेज दिए थे सीरिया के राजा ने, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे थे। उसके बाद इतना ही है बिंदुसार का कि भाई बिंदुसार की 273 बीसी में डेथ हो जाती है।
उसके बाद क्या होता है कि इनके बच्चे थे, जैसे 101 बच्चे बताए हैं ना, 101 बेटे बताए हैं, तो उनमें आपस में ग्रह युद्ध छिड़ता है। ठीक है, तो 4 साल ग्रह युद्ध रहता है। 4 साल 4 साल ग्रह युद्ध रहने के बाद क्या है कि भाई अशोका ने अपने सारे भाइयों, 99 भाई बताते हैं कि 99 जो भाई है उसने 99 भाइयों को मारा, एक खुद बच गया और एक सबसे छोटे वाला उसको छोड़ा था। एक अशोका खुद बचा था, एक सबसे छोटे वाला। फिर 273 में जैसे इसके पिता की मृत्यु हो जाती है बिंदुसार की, तो 269 बीसी में, 4 साल ग्रह युद्ध में निकालने के बाद 269 बीसी में वो राजगद्दी पर बैठता है। तो 269 बीसी से 232 बीसी तक का जो समय है वो अशोका का है। फिर इसके नाम देख लेते हैं। देवान पीएम, अशोका के कई नाम बताए गए हैं। देवान पीएम है जब राजगद्दी पर बैठता है, राजगद्दी पर बैठते हुए। ठीक है, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी भी है, ज्यादातर जो इसके अभिलेख हैं वो प्रियदर्शनी के उसमें है। फिर पुराणों में अशोक वर्धन भी बोला गया है। तो पूछ लेते हैं कहाँ पे क्या क्या है। फिर अशोक के इसने बहुत सारे अभिलेख इंस्क्राइब करवाए थे। इंस्क्राइब क्या होता है? इंस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो इसने मतलब पत्थरों पे खुदवाना, ठीक है, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जब हम पत्थरों पे किसी चीज़ से, नुकीली चीज़ से कुछ लिखवा देते हैं उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो अशोक ने बहुत सारे अभिलेख ऐसे लिखवाए थे, क्योंकि ये देख लो ना कि इसके 101 भाई होने के बाद 99 अपने भाइयों को मारकर जिस राजगद्दी पर बैठा है, और फिर वो उसने 8 साल बाद वो राजगद्दी छोड़ी है, वो जो मतलब जो इसका हृदय परिवर्तन हुआ है, राजगद्दी नहीं छोड़ी, मतलब कि इसने वार, लड़ाई करना छोड़ा है। जिस राजगद्दी के लिए इसने इतनी लड़ाई की थी, तो इसलिए इसका जो एकदम से इतना इम्पोर्टेंस और हिस्ट्री में इतना नाम आता है, इसी वजह से आता है। तो वो अभिलेख जो इसने लिखे थे उनमें से केवल 2 अभिलेखों में ही नाम है जो अशोक है। वो कहीं पे गुर्जरी भी लिखा है, कहीं पे गुर्जरा भी, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में है। एक है मास्की, ठीक है, मास्की है कर्नाटक में। 2 अभिलेखों में ही इसका नाम अशोक है। फिर इसके बाद क्या है, अभिलेखों के थ्रू क्या कर रहा था, ये मैसेज पास कर रहा था, क्योंकि इसने क्या किया था, इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। किसको अपनाया था? बौद्ध धर्म को। और इसकी जो तीसरी जो संगति जो करवाई गई थी, बौद्ध परिषद जो करवाई गई थी, वो इसमें ही करवाई गई थी, वो अशोक के समय में, ठीक है, अशोक ने करवाई थी। फिर प्राकृत भाषा में लिखी हुई है, और वो ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी इसकी लिपि रहेगी। जो इंस्क्रिप्शन की भाषा है वो प्राकृत है, प्राकृत भाषा, और ब्राह्मणी इसकी स्क्रिप्ट है। इसके बाद इसने देख लेते हैं कि जो अभिलेख थे वो कैसे कैसे थे, कौन से थे। तो उसमें से 14 अभिलेख तो थे वो शिलालेख के उसमें थे, ठीक है, शिलालेख जो बड़े बड़े थे काफ़ी, ठीक है। फिर इसका जो 14 में से जो 13वां था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें जो कलिंगा का वार था उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। कलिंगा वार, कलिंगा कहाँ पे पड़ता है? अभी उड़ीसा में, ये भी पूछ लेते हैं, उड़ीसा में पड़ता है, जो अपनी राजगद्दी पर बैठने के 8 साल बाद इसने लड़ा था, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ था कि उस लड़ाई को इसने जीत भी लिया था, कलिंगा की लड़ाई को इसने जीत भी लिया था, लेकिन कम से कम 1.5 लाख के आसपास क्या हुआ था, लोगों को कैप्चर कर लिया था, मतलब पकड़ लिया था। 1 लाख के आसपास इसने मार दिए थे। तो उस चीज़ को देखकर, उस खून खराबे को, मतलब वो चारों तरफ ऐसे पड़े थे, तो उस चीज़ को देखकर क्या हुआ था, ये बहुत परेशान हो गया था, जिसकी वजह से हृदय परिवर्तन हुआ था। और वो किस में दिया गया है? वो 13वें जो शिलालेख है उसमें इसका वर्णन किया गया है। 11वें में क्या है कि 11वां इसलिए इम्पोर्टेंट है कि धम्मा इसने अपनाया था उसका वर्णन किया गया है। धम्मा क्या था? धम्मा यही था, धम्मा वैसे संस्कृत की धर्म शब्द से लिया गया है। जो धम्मा वर्ड है वो संस्कृत के धर्म शब्द से लिया गया है, ठीक है। धम्मा का मतलब ये नहीं था कि भाई किसी चीज़ की पूजा पाठ करना नहीं था। धर्मा का मतलब ये है कि भाई हमें दूसरे को, अपनी जनरेशन को कुछ सिखा के जाना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये था कि भाई जैसे एक पिता है, एक पिता की जिम्मेदारी क्या होती है, अपने बच्चे को कुछ सिखा के जाए कुछ। तो इसीलिए उसने धम्मा जो शब्द है इसलिए बोला है कि भाई मैं भी अपने जो, ताकि मैं ये जो वर्णन है इसका कर सकूं, ताकि जो मेरे बच्चे हैं, चाहे आगे मेरे पोते हैं, वो वार को इम्पोर्टेंस ना दे,
ठीक है, उनको पता चले, इसलिए उन्होंने सारे जो अभिलेख थे जगह जगह खुदवा रहे थे, बौद्ध धर्म को फैला रहे थे, फिर उन्होंने काफ़ी बौद्ध धर्म का फिर प्रचार प्रसार किया था। एक है कंधार का, ठीक है, कंधार का जो था वो द्विभाषी में लिखा था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी में? ग्रीक और अरामी भाषा में लिखा गया था कंधार का जो शिलालेख था। ठीक है, कंधार अभी बात करें तो अफगानिस्तान में, पूछ लेते हैं, अफगानिस्तान में एक जगह है, ठीक है, उसको फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एक सेकंड, ये बीच में ना, हाँ, फिर उसने जो स्तंभ लेख लिखे थे वो 7 लिखे थे, 7 लिखे थे स्तंभ लेख। टोपरा का जो स्तंभ लेख है वो था अंबाला में, हरियाणा में। टोपरा का स्तंभ लेख हरियाणा के अंबाला में पड़ता है, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, टोपरा का भी और मेरठ का भी, दोनों का, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में शिफ्ट कर दिए थे। ये स्तंभ थे ना छोटे छोटे, तो उसको क्या ऐसे कैसे उसको उठवा लिया था वहाँ से, इतने भी छोटे नहीं थे, लेकिन फिर भी फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। एक प्रयाग का स्तंभ लेख था जिसको अकबर ने ट्रांसफ़र किया था। ठीक है, पूछ लेते हैं, ये टोपरा का किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने, और प्रयाग का किया है अकबर ने। उसके बाद देखते हैं कि भी जो इसके शिलालेखों की खोज है वो किसने की थी, वो प्रादेही पैंथर ने की थी 1757 में। ठीक है, 1750 में की थी प्रादेही पैंथर ने, लेकिन खोज की थी उस टाइम पे पढ़ा नहीं गया था। ठीक है, पढ़ने का जो, क्योंकि क्या थी, प्राकृत भाषा थी, ठीक है, जो लैंग्वेज वो समझ में ही नहीं आ रही थी किसी को। फिर जो पढ़ने का काम हो, जेम्स प्रिंसेप का नाम दिया जाता। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में उसको पढ़ा था। ठीक है, फिर वही अशोका के धम्मा के बारे में वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन वही है कि भाई अशोका का जो धम्मा था वो क्या था कि वो किसी गॉड की वर्शिप करने का नहीं थे कि भाई हमें बैठ के पूजा पाठ करनी चाहिए, भाई लोगों को मारना नहीं चाहिए, ये मतलब नहीं था उनका। मतलब यही था कि भाई हर किसी की ड्यूटी बनती, जैसे एक फादर की ड्यूटी बनती है अपने बच्चे को कुछ ना कुछ सिखाना, तो ये मेरी भी एक ड्यूटी है कि भाई मैं आगे लोगों तक कुछ ना कुछ अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो भेजूं। ठीक है, और तो उन्होंने फिर क्या किया था, वो क्या थी, और वो सारा बौद्ध धर्म का ही था। मतलब कि बौद्ध धर्म का जो मैंने आपको पढ़ाया था, बौद्ध धर्म जो जो मानता था, तो सारी वही चीज़ें थी कि भाई हमें दूसरों को मारना नहीं चाहिए, दूसरों की दयालु का जो भाव है वो रखना चाहिए। ठीक है, दया भाव हमें रखना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो दासी हो, मतलब हर किसी के लिए हमें दया भाव रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही थी जो उसके धम्मा में सम्मिलित की गई थी। ठीक है, फिर जो ये धम्मा का जो बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा को उन्होंने अपनाया था। ठीक है, हीनयान शाखा में क्या था कि ऊपर जो पीपल का पेड़ है और नीचे बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो जगह है उसकी जगह खाली थी, वहाँ तस्वीर नहीं थी। ठीक है, तो सिर्फ उसको एक स्कल्पचर को वो लोग फॉलो करते थे, तो उसी हीनयान शाखा को क्या किया था, अशोका ने अपनाया था। फिर जो इसने प्रचार प्रसार किया है अपने जो ये जो भेजने लगे थे अपने लोगों को, ये क्या कर रहा था, भेज रहा था कि जगह जगह जाके इंस्क्राइब करके आओ, मतलब कि पत्थरों पे ऐसे वो जो संदेश थे वो खुदवा रहे थे, और साथ में लोगों को उनको बोल रहा था कि भाई लोगों को पढ़ के भी सुनाओ ये चीज़ें। ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना आता उनको ये पढ़ के सुनाओ। तो जब अपने मंत्रियों को और इनको भेज रहा था ये सब करने के लिए, तो वो कहाँ पे गए हैं, मेनली सीरिया में गए थे, इजिप्ट में, ग्रीस में, श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका में गया था इनका बेटा जो नाम था महेंद्र, और बेटी थी संघमित्रा। एक बेटी का नाम संघमित्रा था, एक का नाम था चारुमित्रा। ठीक है, तो संघमित्रा थी वो श्रीलंका में गई थी, बेटा महेंद्र भी श्रीलंका में गया था, चारुमित्रा थी नेपाल में गई थी। ठीक है, पूछ लेते हैं, ये यही छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं, ज़्यादा डिटेल में थोड़ी ना ऑब्जेक्टिव आना है पेपर। तो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ ये छोटी छोटी ढूंढ ढूंढ के ही पूछते हैं। फिर क्या हुआ है, 232 BC में क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है अशोका की। ठीक है, तो इसके बाद ये था लास्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन ठीक है ये नहीं था कि भाई यहाँ से मौर्य वंश खत्म होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट अशोका था। और फिर है कि वृहद्रथ। ठीक है, इसके बाद आता है वृहद्रथ।
जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का, इसके समय में क्या हुआ था, मेन वृद्धरथ के समय में क्या हुआ था, सैनिक विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह माना जाता है इसके समय। फिर पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, 185 BC में इसको मार डाला था और मौर्य वंश इससे क्या होता है, खत्म होता है। फिर क्या हो जाता है आगे इसका शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने उसको मारकर शुंग वंश की स्थापना कर ली थी। इसी के साथ हमारा मौर्य वंश खत्म होता है। आगे हम मौर्योत्तर जो काल है उसका वो पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।